नमस्कार व्यूअर्स। आज मैं फिर से एक नए वीडियो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के ऊपर एक नया टॉपिक जो कि है एग्रीगेट बेसिक मटेरियल जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसके अंतर्गत एक एग्रीगेट टॉपिक को हम शुरू करेंगे, एक एग्रीगेट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्रीगेट, ये एग्रीगेट होता क्या है? ये हम लोग अभी फिलहाल बेसिक मटेरियल्स पढ़ रहे हैं जो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए लगता है। जैसे कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का मेन टू इंग्रेडिएंट्स जो कि है कंक्रीट और स्टील बार्स। कंक्रीट में ये सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, तो ये सारे की क्या क्या प्रोपोर्शन, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे बेसिक मटेरियल क्या इसका प्रॉपर्टीज है, वो सारे पार्ट्स को हम लोग देख रहे हैं। सो इस टॉपिक में एग्रीगेट को डील करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एग्रीगेट क्या होता है। एग्रीगेट ऑक्युपाइज अबाउट 3/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। थ्री ऑक्युपाइज 3/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 3/4 मतलब वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्क्रीट, स्पेशली स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड वॉल्यूम स्टेबिलिटी। कॉन्क्रीट का स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, कॉन्क्रीट कितना स्ट्रेंथ देगा हार्डन होने के बाद, या फिर कितना ड्यूरेबल होगा, कितना उसका लाइफ होगा, कितना वो स्टेबल होगा, ये सब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मटेरियल ऑफ कंक्रीट जो कि है एग्रीगेट पे डिपेंड करता है। फिर होता है एग्रीगेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम नेचुरल प्रोसेस। एक होता है वेदरिंग या फिर एब्रेशन और बाय आर्टिफिशियली क्रशिंग ऑफ पेरेंट रॉक। या तो फिर एक नॉन नेचुरल प्रोसेस वेदरिंग या फिर एब्रेशन की वजह से एग्रीगेट फॉर्म होता है, या तो फिर आर्टिफिशियली, जैसे कि पहाड़ में कभी कभी देखते हैं हम लोग धस वगैरह जब होता है तो उसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स, रॉक्स, छोटे छोटे रॉक्स जब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं अपने आप बाय द नेचुरल प्रोसेस लाइक वेदरिंग बाय एब्रेशन, उससे जो एग्रीगेट मिलता है उसको हम लोग नेचुरल प्रोसेस के थ्रू मिलता है। ठीक है। और एक होता है आर्टिफिशियल प्रोसेस, जब मैन पावर यूज करके एक पेरेंट रॉक को हम छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर एग्रीगेट में फॉर्म करते हैं। दैट इज द आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द एग्रीगेट। सो उसके बाद होता है एग्रीगेट इज जनरली कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू आईएएस 383, आईएएस 383 1970। दो भाग में अकॉर्डिंग टू आईएएस 383 1970। एक होता है फाइन एग्रीगेट जिसका की ना पार्टिकल साइज होता है 0.075 mm से 4.75 mm सी तक के। एग्जाम्पल है सैंड। एंड होता है दूसरा होता है कोर्स एग्रीगेट जिसका कि ना पार्टिकल साइज होता है लार्जर देन 4.75 mm। एग्जाम्पल होता है ग्रेवल या फिर क्रस्ट रॉक। ये सारे किसका एग्जाम्पल हो गया? एग्रीगेट जिसका की क्लासिफिकेशन एक होता है फाइन एग्रीगेट, एक होता है कोर्स एग्रीगेट। नेक्स्ट, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, जो कि ये क्यों येलो कलर में हाईलाइटेड है, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स है जहाँ पे हाईलाइटेड है वहां से मैक्सिमम सेमिस्टर क्वेश्चंस हो गया, या फिर फ्यूचर में जाके या फिर अभी जो भी दे रहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो गए, तो इनसे मैक्सिमम, या फिर इंटरव्यू के क्वेश्चन हो गए तो इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है। तो इसीलिए मैंने येलो कलर हाईलाइटर से हाईलाइट किया। तो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट टू बी यूज्ड फॉर रेनफोर्स कंक्रीट वर्क। आरसीसी में जब कंक्रीटिंग में मैक्सिमम कितना साइज का कोर्स एग्रीगेट यूज कर सकते हैं, वो किस पे डिपेंड होता है ना? थिकनेस ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर, मतलब जो बार्स यूज करते हैं ना रेनफोर्स में, कंक्रीट और बार्स का यूज होता है। तो बार्स के बीच में एक एक बार्स के दो बार्स या फिर तीन बार्स, तो दो बार्स के बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब स्पेसिंग है, या फिर बार्स का थिकनेस कितना है, उसके हिसाब से कंक्रीट का सॉरी एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज डिसाइड किया जाता है। क्योंकि जितना कम दो बार्स के बीच में स्पेसिंग होगा उतना ही हम लोग अगर बड़ा एग्रीगेट को डालेंगे बार्स के बीच में, कंक्रीट को मतलब डालेंगे उनके बीच में जिसमें कि ना एग्रीगेट है कंक्रीट में, तो उसमें कंपैक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर एंड स्पेस अवेलेबल अराउंडिंग द रेनफोर्सिंग बार्स। फिर मैक्सिमम नॉमिनल साइज जो कि जनरली होता है 20 mm सेटिस्फैक्टरी होता है आरसीसी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के लिए। आरसीसी वर्क के लिए एक जो मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट वो 20 mm। फिर नेक्स्ट, इन केस ऑफ मेंबर हैपेंस टू बी वेरी थिन, अगर हमारा मेंबर थिन हुआ तो फिर अकॉर्डिंग टू कोड C1 5.33 स्पेसिफाइज दैट द साइज शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 1/4 ऑफ द मिनिमम
थिकनेस ऑफ द मेंबर। अगर हमारा थिकनेस थिकनेस जो साइज ऑफ मेंबर मतलब साइज ऑफ मेंबर है, अगर वो वेरी थिन है, ठीक है, मेंबर का साइज जो है अगर बहुत कम है, तब हम लोग एग्रीगेट साइज उसका कितना रखेंगे ना, 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर। नेक्स्ट, हेवीली रेनफोर्स्ड मेंबर्स इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। अगर हेवीली रेनफोर्स्ड बहुत ज्यादा रेनफोर्सिंग बार्स जिस स्ट्रक्चर में यूज किया गया है जिस मेंबर में, वहां पे एग्रीगेट साइज को रेस्ट्रिक्टेड रखेंगे 5 mm लेस देन द मिनिमम क्लियर स्पेसिंग बिटवीन बार्स और मिनिमम कवर टू रेनफोर्समेंट विच एवर इज स्मॉलर। ओके, नेक्स्ट, मास कंक्रीट क्या मैंने शायद पहले भी वीडियोस में मैंने बोला है कि मास कंक्रीटिंग यानी जैसे कि डैम का कंक्रीटिंग करना हुआ, डैम जब कंस्ट्रक्ट होता है तो उसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में कंक्रीटिंग की मात्रा यूज होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मास कंक्रीटिंग। ठीक है, तो मास कंक्रीटिंग को और एक नाम से बोला जाता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं साइक्लोपियन कंक्रीट। क्यों है? क्योंकि साइक्लोपियन कंक्रीट ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकता है ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट, स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीगेट जो कि है लाइट वेट एग्रीगेट, किसके लिए यूज होता है? लाइट वेट कंक्रीट बनाने के लिए यूज होता है। लाइट वेट जहां पे कि ना हल्का कंक्रीट, जिसमें कि ना बहुत ऊंची ऊंची मंजिलें जब बनाना पड़ता है, तो लाइट वेट कंक्रीट है तो उसको इजीली कैरी करना भी सुविधाजनक होता है। तो इस वजह से लाइट वेट कंक्रीट जैसे जैसे कि है नेचुरल सोर्सेज जो कि मिलता है एग्रीगेट का, वो लाइट वेट कंक्रीट बनाने के लिए लाइट वेट एग्रीगेट कहाँ से बनता है? उसका नेचुरल सोर्स या फिर नेचुरल रॉक क्या होता है? डायटोमाइट, पुमाइस, ये वगैरह। और आर्टिफिशियली कहाँ से मिलता है ना? सिंटर्ड फ्लाई एश या फिर ब्लोटेड के, अकॉर्डिंग टू IS 9142 1979। नेक्स्ट, अब ये होता है फाइननेस मॉडुलस। फाइननेस मॉडुलस हम एग्रीगेट का ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो कि ना कितना फाइन्स है हमारा एग्रीगेट। फाइन मतलब फाइन एक्चुअली फाइननेस मॉडुलस बेसिकली फाइन एग्रीगेट का ही निकाला जाता है, तो कितना फाइन है हमारा एग्रीगेट, कितना ज्यादा फाइन्स है उसमें, कौन कौन से साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कौन कौन से सीप साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है, तो ये हम लोग फाइननेस मॉडुलस से निकाल सकते हैं। ये स्पेसिफिकली किसके लिए यूज होता है ना? फाइन, ये हमने अभी देखा ना, दो टाइप के कैटेगराइज्ड है, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू IS 383 1970। तो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के अकॉर्डिंग फाइन एग्रीगेट निकालने के लिए जनरली फाइननेस मॉडुलस पैरामीटर का यूज करते हैं। अच्छा, ये है अकॉर्डिंग IS 383 1970। बट एग्रीगेट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन द सोर्स, नेचुरली हो गया, आर्टिफिशियली हो गया। एग्रीगेट को दो टाइप का क्लासिफिकेशन में बांट सकते हैं। फिर बेस्ड ऑन द उसका पार्टिकल साइज वगैरह के ऊपर फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ऑल इन एग्रीगेट, सिंगल साइज एग्रीगेट। तो ये सारे डिफरेंट सोर्स डिफरेंट साइज के ऊपर एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन किया जाता है। बट IS 383 1970 में ये दो मेन क्लासिफिकेशन के बारे में ही उल्लेख किया गया है। मतलब ये दोनों के बारे में जोड़ दिया गया है कि ये टॉपिक के बारे में हम जाने। नेक्स्ट, उसके बाद फाइननेस मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन ऑफ स्पेसिफाइड सीप डिवाइडेड बाय 100। ये आप देख सकते हैं, ये जो टेबल है ये एक मैंने फाइननेस मॉडुलस का एग्जांपल रखा है कि कैसे अगर फाइननेस मॉडुलस निकालने आया क्वेश्चन में कि हमारा सीप साइज दिया हुआ रहेगा और मास रिटेन्ड ऑन ईच सीप साइज, ये दो कॉलम दिए हुए रहेंगे। ठीक है, कॉलम 1 2 4। कॉलम 1 जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है देना या फिर नहीं देना, मेन है हमारा कॉलम 2 और 3 को जानना। कॉलम 2 और 3 दिया हुआ रहेगा, उससे हम लोग क्यूमुलेटिव मास निकाल सकते हैं। जैसे कि देखते हैं फर्स्ट टर्म का 31.5, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा 31.5 प्लस 67.6 दैट इज 99.1। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा क्यूमुलेटिव मास रिटेन, मतलब 1.18 में कितना मास रिटेन होगा, 4.75 में 31.5, 2.36 में 2.36 के ऊपर तो 4.75 वाला सीफ भी है, तो टोटल 2.36 के ऊपर कितना रिटेन होगा ना 31.5 प्लस 67.5, तो ये क्यूमुलेटिव हो गया 99.1। फिर नेक्स्ट हो गया 31.5 प्लस 67 प्लस 5 प्लस 96.5, ये हो गया 195.6। ऐसे करके हम ये कॉलम को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इसका टोटल करेंगे तो हम लोग का टोटल क्यूमुलेटिव मास रिटेन मिल जाएगा। लास्ट पैन में ये सीव को ऐसे अरेंज किया गया है। ठीक है, सीव क्या होता है? बेसिकली पार्टिकल जो हमारा एग्रीगेट है उसका साइज निकालने के लिए जो सीव में जितने पार्टिकल्स रिटेन करेंगे मतलब वो उतने सीव साइज का है।
ठीक है? उसके बाद होता है क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन। इसको कैसे निकालते हैं? 31.5 डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज़ 500.3 इंटू 100 करेंगे तो 6.3 आएगा। फिर नेक्स्ट 99.1 डिवाइडेड बाय 500.3 इंटू 100 उसको करेंगे तो 19.8 आएगा। ऐसे करके हम लोग परसेंटेज क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल लेंगे। तो इसको समेशन करेंगे, समेशन करके डिवाइडेड बाय 100 वो होता है फाइननेस मॉडुलस। ये जैसे फॉर्मूला में लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन ऑन स्पेसिफाइड सीड डिवाइडेड बाय 100 ये होता है 2.96। तो इस एग्जांपल के लिए फाइननेस मॉडुलस कितना आया हमारा 2.96। ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्रीगेट प्रॉपर्टीज एंड टेस्ट। अब ये जो एग्रीगेट है जैसे हमने सीमेंट में भी देखा लास्ट वीडियो में, अब एग्रीगेट का टेस्ट करेंगे एग्रीगेट के ऊपर तो कितना एग्रीगेट का क्वालिटी कितना अच्छा है। तो इसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा एग्रीगेट का टेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या-क्या प्रॉपर्टीज बेसिकली देखा जाता है क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट जानने के लिए फॉलोइंग फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को देखा जाता है। जैसे कि ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है पार्टिकल साइज, शेप, सरफेस टेक्सचर ये सारा इन्फ्लुएंस क्या करता है एग्रीगेट का स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो जितना अच्छा एग्रीगेट का स्ट्रेंथ होगा उतना ही अच्छा एग्रीगेट जब कंक्रीट में यूज होगा उतना ही अच्छा एग्रीगेट सीमेंट के साथ पेस्ट बॉन्डिंग बना पाएगा वाटर सीमेंट के साथ। तो उतना ही स्ट्रांग हमें कंक्रीट मिलेगा। तो इसीलिए एग्रीगेट पार्टिकल का साइज शेप वगैरह इन्फ्लुएंस करता है क्या ना शेप ठीक है और सीमेंट और एग्रीगेट के बीच में कितना बॉन्ड होगा उस पे। फिर नेक्स्ट हो गया एग्रीगेट का एंगुलर है एंगुलर एंड समवॉट पोरस एग्रीगेट गुड बॉन्ड देता है ठीक है किसके साथ ना सीमेंट पेस्ट के साथ। तो फिर जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब ओरिजिन पे सोर्स क्या है क्लासिफिकेशन का जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल टाइप होता है। नेचुरल यानी पेरेंट रॉक से हमने कुछ देर पहले जैसे देखा वेदरिंग एब्रेशन से जो हमको मिलता है दैट इज द नेचुरल प्रोसेस टू गेट द एग्रीगेट एंड आर्टिफिशियल प्रोसेस बाय लाइक फ्लाई ऐश क्ले। तो इससे जो हम लोग को मतलब पेरेंट रॉक को जब मैनुअली उसको क्रश्ड किया जाता है जो एग्रीगेट मिलता है उसको हम लोग आर्टिफिशियल प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड बल्क डेंसिटी। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये चेक करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका बल्क डेंसिटी कि हमारा एग्रीगेट कैसा है मतलब उसका कितना डेंसिटी है कितना डेंस है कितना अच्छा है एग्रीगेट जिससे कि उसका कंक्रीट में कितना अच्छा हार्डन कंक्रीट का स्ट्रेंथ दे पाएगा ड्यूरेबिलिटी दे पाएगा उसको चेक करने का प्रॉपर्टीज है। फिर नेक्स्ट होता है मॉइस्चर कंटेंट वाटर एब्जॉर्प्शन बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड जनरली हम देखते हैं फाइन एग्रीगेट में। बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है जब ये रहा बल्किंग ऑफ सैंड बेसिकली होता है ये रहा हमारा ड्राई सैंड। अब ड्राई सैंड में अगर हम ड्राई सैंड के ऊपर ये पानी हमने मिलाया फिर जाके ये सैंड का जो वॉल्यूम है बढ़ जाता है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सैंड। आप देख सकते हैं बल्किंग ऑफ सैंड इसी को बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। ओके सो बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है फिर से देखते हैं। बल्किंग ऑफ सैंड होता है ये जो ड्राई सैंड है इसमें अगर हम पानी मिला दी ऊपर से पानी आया उसके बाद इसका जो वॉल्यूम सेम सैंड है बट इसका वॉल्यूम में वो बढ़ गया क्योंकि बीच में पानी का फिल्म जनरेट हो गया। जो सैंड पार्टिकल्स है सैंड पार्टिकल्स के बीच में जब पानी का फिल्म जनरेट हो जाएगा तो सैंड पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे दूर दूर हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी कमेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये ऑब्वियसली हमारे कंक्रीट के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि जो एग्रीगेट उसमें अगर पहले से पानी है तो जब वो जाके सीमेंट और वाटर के साथ मिलेगा एक जो प्रोपोर्शन होता है जैसे कि 1:2:3 जो भी हम लोग 1:1.5:3 जब हम लोग डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट बनाने के लिए हम लोग वाटर सीमेंट एग्रीगेट का जब हम लोग पेस्ट तैयार करते हैं तो अगर एग्रीगेट में पहले से ही पानी होगा जो सैंड हो गया फाइन एग्रीगेट हो गया या फिर ट्रस्ट स्टोन वगैरह हो गया ग्रेवल हो गया कोर्स एग्रीगेट हो गया जो भी है अगर इसमें पानी पहले से ही है तो फिर क्या होगा इसमें जब हम लोग और एक्स्ट्रा पानी मिलाएंगे जो कि है वाटर सीमेंट रेशियो तो उससे क्या होगा हमारा जो कंक्रीट होगा वो हमारा वीक कंक्रीट तैयार होगा। क्यों क्योंकि उसमें पानी का मात्रा ज्यादा होगा तो उसमें वॉइड्स क्रिएट होने का मात्रा ज्यादा होगा क्योंकि पानी तो जितना दिन जाएगा वो एवापोरेट होने के चांसेस हो जाएंगे तो उसमें वॉइड्स क्रिएट होंगे। तो फिर एग्रीगेट और सीमेंट वगैरह के बीच में गुड बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज नहीं होगा तो हार्ड एंड कंक्रीट का स्ट्रेंथ हमें अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये सारा बल्किंग ऑफ सैंड का डिसएडवांटेज है इसीलिए हमारा सैंड ऑब्वियसली फाइन एग्रीगेट ये सारे मॉइस्चर कंटेंट उसमें नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है एटमॉस्फेयर से एग्रीगेट में वाटर नहीं आना चाहिए ठीक है हमारा एग्रीगेट होना चाहिए ड्राई। सो फिर नेक्स्ट होता है स्ट्रेंथ।
अब देख लेते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, ये सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। फिर आ गया टफनेस। टफनेस क्या होगा? रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट। अगर कोई इंप्रेशन मतलब अगर हम लोग जैसे नाखून से अगर किसी सॉफ्ट चीज में अगर हम लोग दाग करना चाहे तो उसमें दाग हो जाता है, वैसे ही अगर हम लोग एग्रीगेट में अगर इंप्रेशन करना चाहे तो वो एग्रीगेट रफ एंड टफ होना चाहिए, उसमें कोई इंप्रेशन नहीं होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। फिर रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर। हार्डनेस मतलब रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर, उसमें कोई दाग वगैरह नहीं होना चाहिए, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू। फिर इम्पैक्ट यानी टफनेस। अगर हम लोग एग्रीगेट में जितना भी बार भी कंपैक्ट करें या फिर उसके ऊपर जितना भी हम लोग मार ले तो वो इजीली क्रश्ड होके ना टूट जाए, तो वो होता है टफनेस वैल्यू। और हार्डनेस मैंने जो बोला कि जैसे नाखून से स्क्रैच पड़ जाता है तो एग्रीगेट्स में स्क्रैच ना पड़ जाए, वो है रेजिस्टेंस टू वेयर दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू। ओके, नेक्स्ट हो गया हमारा साउंड दैट इज वॉल्यूम चेंज ड्यू टू अल्टरनेट थर्मल चेंजेस। वेटिंग एंड ड्राइंग, एग्रीगेट ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वॉल्यूम चेंज होगा, जैसे कि हम लोग बल्किंग ऑफ सैंड देखे। फिर थॉइंग वगैरह डिलिटेरियस कुछ मटेरियल आ गया, आयरन, पायराइट, कोल, मिका, तो ये सारा क्या होगा? ये सीमेंट के साथ कुछ केमिकली रिएक्ट कर जाएगा, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट हो जाएगा, इससे सीमेंट और एग्रीगेट का अच्छे से बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, उसके बाद फिर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट करेगा कंक्रीट का। ओके, फिर ये हो गया हमारा सैंड का। अभी कंक्रीट में अगर हमारा एग्रीगेट अगर ठीक-ठाक क्वालिटी का नहीं होता है तो उससे और एक कंक्रीट का भी प्रॉपर्टी खराब होता है। वो और एक प्रॉपर्टी क्या खराब होती है? जैसे आपने अभी बल्किंग ऑफ सैंड देखा, वैसे ही कास्टिंग ऑफ कंक्रीट, कास्टिंग जैसे कि हम अब यहाँ देख पा रहे हैं, कास्टिंग ऑफ कंक्रीट किया जा रहा है। सेग्रीगेशन होता है एक प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर कंक्रीट ये कास्ट हो गया, अब देख सकते हैं यहाँ पे कंक्रीट के ऊपर यहाँ पे पानी हो गया है ना? पानी हो गया, कंक्रीट के ऊपर पानी आ गया, मतलब जो पानी है कंक्रीट के ऊपर सरफेस में आ गया। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा? कंक्रीट के अंदर जो सीमेंट वाटर और एग्रीगेट का जो बॉन्ड है उसमें वॉइड जनरेट हो गया, क्योंकि वाटर तो सरफेस में आ गया। तो इससे क्या स्ट्रेंथ अच्छा होगा? ऑब्वियसली नॉट। तो एक ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट का भी समस्या होगा अगर एग्रीगेट वाटर और सीमेंट का अच्छे से बॉन्डिंग ना हुआ। तो एग्रीगेट को इसलिए एग्रीगेट का बहुत अच्छा फाइन क्वालिटी अच्छा होना जरूरी है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट आता है ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट। कुछ ग्रेडिंग जैसे कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि है ना IS 2386 19631 में दिया हुआ है, पार्ट 1। ग्रेडिंग क्या इन्फ्लुएंस करता है? वर्केबिलिटी, पार्टिकल साइज, एग्रीगेट का कौन कौन सा भी देखा ना हमने, 4.75 से 0.075 तक के mm तक के वो फाइन एग्रीगेट होता है। वैसे ही ग्रेडिंग इन्फ्लुएंसेस वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, फिर कॉन्सिक्वेंट डिग्री ऑफ कंप्रेशन, क्वालिटी ऑफ हार्डन कंक्रीट, impermeability एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। टू एम फॉर मैक्सिमम डेंसिटी बाय प्रॉपर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। फिर प्रेजेंस ऑफ मोर फाइन सैंड एंड सीमेंट इन ए मिक्स फाउंड टू बी मोर वर्केबल एंड रेजिस्टेंस टू सेग्रीगेशन। ठीक है। फिर उसके बाद सेग्रीगेशन भी कंक्रीट का ही एक प्रॉपर्टी है, जिससे कि हमारा सेग्रीगेट ना हो जाए, अलग अलग ना हो जाए एग्रीगेट्स, ठीक है, सीमेंट के साथ। तो उसके लिए एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट दोनों का मौजूद होना जरूरी है सीमेंट में, जिससे कि वॉइड्स डेंसिटी बढ़े, उसका वॉइड्स मिनिमम से मिनिमम हो कंक्रीट में। ठीक है। फिर द फाइन्स टेंड्स टू लुब्रिकेट द लार्जर पार्टिकल्स, जितने सारे फाइन्स होंगे उतने ज्यादा कम वॉइड्स होंगे, ये फिल देयर वॉइड्स एज मोटर। टू मच फाइन भी सही नहीं है, क्योंकि टू मच फाइन होगा, ड्यूरेबिलिटी तो अच्छा होगा पर उसमें एंड इम्पेरमिएबिलिटी ऑफ हार्ड एंड कॉन्क्रीट में एडवर्सली अफेक्टेड। हार्ड एंड कॉन्क्रीट का ड्यूरेबिलिटी और इम्पेरमिएबिलिटी इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट ये रहा, जितना ज्यादा हमारा हम देख सकते हैं, जितना ज्यादा डेंसिटी रेशियो, जितना ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, हम देख सकते हैं, इसीलिए ग्राफ उठा है। स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ रहा है वाई एक्सिस में, क्योंकि एक्स एक्सिस में डेंसिटी रेशियो जितना ज्यादा डेंस होगा, वर्ड्स जितने ज्यादा कम होगा, उतना अच्छा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। रिलेशन बिटवीन, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी रेशियो एंड स्ट्रेंथ। ठीक है। अब कुछ एमसीक्यू देख लेते चलिए। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल origin, aggregates are classified into generally this is four types. Aggregates are classified into four types. ऑप्शन होगा डी। ठीक है। Aggregates are classified into four types. That is fine aggregate, coarse aggregate, all in aggregate and single size aggregate. So ये फर्स्ट का ऑप्शन हो गया डी। Next, second, what is the total percentage of aggregate in concrete by volume? So total percentage of aggregate in concrete by volume होता है generally ऑप्शन 60 to 75, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, सेकंड का ऑप्शन बी।
थर्ड, अकॉर्डिंग टू साइज एग्रीगेट इज और आर क्लासिफाइड इनटू, एग्रीगेट को किसमें क्लासिफाइड किया जाता है? अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के अकॉर्डिंग एग्रीगेट को किसमें क्लासिफाई किया जाता है? सॉरी, साइज के अकॉर्डिंग एग्रीगेट को ऑप्शन होगा ये डी, चार साइज के अकॉर्डिंग तो चार टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। क्यों? मैंने कुछ देर पहले भी बोला, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ऑल इन एग्रीगेट, सिंगल साइज एग्रीगेट। लेकिन सॉरी, मैं माफी चाहूंगी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये जियोलॉजिकल ओरिजिन के बेसिस में पूछा गया है। तो एग्रीगेट को किस किस में क्लासिफाई किया जाता है? हमने अभी कुछ देर पहले देखा, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एग्रीगेट्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू, नेक्स्ट स्लाइड में था, हाँ, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, सो एग्रीगेट आर, सॉरी, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये अकॉर्डिंग टू नेचुरल सोर्सेज, एग्रीगेट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ये जियोलॉजिकली हमने देखा, और एक स्लाइड में ये रहा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल टाइप एंड आर्टिफिशियल टाइप। ये अभी हमने कुछ देर पहले देखा, तो इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, सो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी, फर्स्ट का ऑप्शन होगा बी, थर्ड का ऑप्शन होगा डी, जो कि है फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ऑल इन एग्रीगेट यानी क्या, हर एक साइज का एग्रीगेट, और सिंगल साइज एग्रीगेट यानी क्या है, पर्टिकुलर सिर्फ एक ही साइज का एग्रीगेट प्रेजेंट है, यानी कि सारे एग्रीगेट 4.75 mm का, या फिर सारे एग्रीगेट 2.36 mm का, या फिर सारे एग्रीगेट 20 mm का, ऐसे। तो सिर्फ हर एक ही साइज का एग्रीगेट, सिंगल साइज एग्रीगेट, साइज के बेसिस में ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ नेचुरल एग्रीगेट क्या है? रिवर, रिवर से हमें नेचुरल एग्रीगेट मिलता है, जैसे कि सैंड है ना, सैंड हमको कहाँ मिलता है? रिवर, रिवर से सोर्स ऑफ नेचुरल फाइन एग्रीगेट वो होता है रिवर, ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, द मिनिमम पार्टिकल साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना होता है? हमने देखा था कुछ देर पहले, उसका साइज होता है 0.075 से 4.75 तक। तो मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल क्या होगा? ऑप्शन बी, 0.075। सो द साइज ऑफ एन एग्रीगेट इज डिटरमाइंड बाय लेंथ गेज, गलत, द साइज ऑफ एग्रीगेट इज डिटरमाइंड बाय सीव एनालिसिस। हमने देखा अभी कुछ देर पहले, फाइनेंस मॉडुलस डिफरेंट साइज का सीव प्रेजेंट है, तो ऑप्शन होगा बी, नो। द फाइन एग्रीगेट का क्या साइज होता है? 0.075 mm से 4.75। देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन में यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट ऑप्शन डी टिक करके आएंगे, 4.75 से 0.75 mm। क्या ये सही है? नहीं। मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल क्या होता है? 0.075 से 4.75 तक है, तो 0.075 तो कहीं नहीं है, पर हम 0.075 को 0.1 लिख सकते हैं, 0.1 mm। तो फिर इसके लिए इसका ऑप्शन नियर अबाउट क्या होगा? सी, 0.15 mm से 4.75 तक है। ठीक है, नियर अबाउट ऑप्शन खुद ढूंढना पड़ता है ना, जब सही एकदम करेक्ट ऑप्शन ना दिया हो तो। मैक्सिमम स्टूडेंट ऑप्शन डी करके आएंगे, पर वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये 0.75 mm दिया है, 0.075 नहीं दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। द एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी, कब हम लोग उसको फ्लैकी फ्लैकी बोलते हैं? इट्स लीस्ट डायमेंशन इन थ्री फेज ऑफ इट्स मीन डायमेंशन, इट्स लीस्ट डायमेंशन इज इक्वल टू मीन डायमेंशन, नहीं, इट्स लीस्ट डायमेंशन इज इक्वल टू 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन, उसको हम लोग फ्लैकी एग्रीगेट बोला जाता है। जिसका की ना लीस्ट डायमेंशन, मतलब एक साइज का जो एग्रीगेट होता है, लीस्ट डायमेंशन होता है, वो होता है 3/4 ऑफ इट्स मीन। बहुत सारा एग्रीगेट का साइज अगर प्रेजेंट है, तो किसी भी अगर एग्रीगेट को उठाएंगे, तो उसका नियर अबाउट डायमेंशन कितना होगा? 3/4 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन। हर एक एग्रीगेट का जब हम लोग मीन डायमेंशन निकालेंगे, तो लीस्ट डायमेंशन मतलब जो मिनिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होगा उस एग्रीगेट के मतलब उच्च लिस्ट में, तब वो 3/4 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन होगा, ऑप्शन होगा ए। सो नाउ द एग्रीगेट इज सेड टू बी इलोंगेटेड व्हेन इट्स लिस्ट डायमेंशन इज 3/5, नहीं 3/5 हुआ तो वो तो फ्लेकी एग्रीगेट हो गया। इट्स डायमेंशन इज इक्वल टू मीन डायमेंशन, नहीं, इट्स लेंथ इज इक्वल टू मीन डायमेंशन, नहीं, ऑप्शन होगा डी, इट्स लेंथ इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स इट्स मीन डायमेंशन। अच्छा, अब देख लेते हैं ऑप्शन 10। Question number 10. If the aggregate passes through 50 mm sieve and retained on 40 mm sieve, then the particle size is said to be flaky. Flaky होने का क्या था? Its least dimension is 3/5 of its mean dimension. तो अगर हमारा अभी दो साइज का एग्रीगेट दिया हुआ है, तो इसका मीन डायमेंशन क्या होगा? निकाल लेते हैं पहले। तो 45 और 50 का मीन करेंगे तो 45, सॉरी 40 और 50 का मीन करेंगे तो 40 + 50/2 दैट इज 45। तो 45 आ गया मीन डायमेंशन। तो लीस्ट डायमेंशन कितना होता है? तो पर्टिकुलर एग्रीगेट कितना होगा लीस्ट डायमेंशन? लीस्ट डायमेंशन क्या होगा? 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन, 3/5 ऑफ 45 कितना होगा? 27। तो ऑप्शन होगा ए। समझ में आया क्वेश्चन?
क्वेश्चन क्या बोला है कि फ्लैकी इंडेक्स निकालने। तो फ्लैकी क्या होता है? लीस्ट डायमेंशन क्या होता है? 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन। तो पहले हम मीन डायमेंशन निकालेंगे। तो मीन डायमेंशन क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? दो साइज का एग्रीगेट दिया होगा, 40 और 50। तो 40 और 50 का मीन क्या होगा? 45। तो 45 हमें मीन डायमेंशन मिल गया। तो अब पार्टिकल साइज क्या होगा? लीस्ट डायमेंशन। तो लीस्ट डायमेंशन क्या होगा? 3/4 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन। मीन डायमेंशन निकला 45। तो 45 इंटू 3/5 करेंगे, जो आएगा वो होगा 27। तो 27 होगा हमारा आंसर। तो व्हाट आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट? हमने अभी कुछ देर पहले देखा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हार्डनेस होता है, टफनेस होता है। तो ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट? वो होगा वाटर एब्जॉर्प्शन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मॉइस्चर कंटेंट, ये सारे शेप, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन होगा ई। हाउ मेनी ब्लोज आर गिवन इन द टफनेस टेस्ट? ये सारे कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। टफनेस टेस्ट जब हम लोग करते हैं एग्रीगेट का, मैकेनिकल टेस्ट जो है, उसमें हम लोग कितने नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं जनरली? 25, 20, 15 न कि 10। वो होगा ऑप्शन सी, 15 नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है विच सीव इज यूज टू चेक द इम्पैक्ट वैल्यू? इम्पैक्ट वैल्यू चेक करने के लिए सीव यूज होता है? ए नहीं, बी ऑप्शन होता है 2.36 mm। 2.36 mm साइज के ऊपर हम लोग इम्पैक्ट वैल्यू को चेक करते हैं एग्रीगेट का। नेक्स्ट ये कुछ सेमिस्टर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हमारा सेमिस्टर में आता है। ये चूंकि हमारा फिफ्थ सेमिस्टर आरसीसी है, तो आरसीसी जनरली फिफ्थ सेमिस्टर में होता है। ये कुछ सेमिस्टर के क्वेश्चंस है। कंक्रीट मेड विद सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड डिसकंटिन्यूअस डिस्क्रीट फाइबर्स, उस कंक्रीट को क्या बोला जाता है? उस कंक्रीट को बोला जाता है फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। है फाइबर्स से डिस्क्रीट फाइबर्स भी रहता है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट के साथ साथ, तो उसको बोलते हैं फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। तो फिल इन द ब्लैंक्स में ये ब्लैंक्स किससे फिल होगा? ऑप्शन होगा फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। कभी कभी किसी किसी के सेमेस्टर क्वेश्चन में 1 मार्क्स एमसीक्यू क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ, ये सेमेस्टर के कुछ क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे, तो मैंने ये लिया है एग्जाम्पल के तौर पे। इससे आपको आइडिया होगा कैसे सेमेस्टर के क्वेश्चंस आते हैं एग्रीगेट से। सो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, हमने कुछ देर पहले देखा ना। वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट यानी सैंड, सैंड में इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, वाटर देने के बाद इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अभी हमने कुछ देर पहले एक स्लाइड में भी देखा, बाल्किंग ऑफ सैंड, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? बाल्किंग ऑफ सैंड। सो नेक्स्ट, सो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? बाल्किंग ऑफ सैंड। नेक्स्ट, डिस्क्राइब फाइननेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट, फाइननेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट हम निकाल सकते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने देखा फाइननेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट निकालना, है ना? ये रहा फाइननेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट निकालना, हमने देखा। तो फाइननेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट हम लोग इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और इसके बारे में ये सारे, ये क्या फॉर्मूला है, कैसे हम लोग बता सकते हैं। ठीक है। सो ये है स्लाइड में, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिस फॉर डिसाइडिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट? कोर्स एग्रीगेट डिसाइड करने का क्या बेसिस है? हमने कुछ देर पहले अभी देखा ना, कोर्स एग्रीगेट को मैंने बोला था वो पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है। सो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज यूज्ड टू बी यूज्ड इन रेनफोर्स कंक्रीट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर एंड द स्पेस अवेलेबल अराउंड द रेनफोर्सिंग बैंड्स। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आते हैं, सेमिस्टर में भी आते हैं। तो इसके बारे में अगर अब 2 लाइन में तो सेमिस्टर क्वेश्चन होगा नहीं, तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे? तो ये वाला आंसर तो ऑब्वियसली लिखेंगे। थोड़ा बहुत कोर्स एग्रीगेट के बारे में बोलेंगे, एग्रीगेट का कुछ टाइप्स बोलेंगे इसमें, फिर उसके बाद कंक्रीट के बारे में थोड़ा सा बोलेंगे। ऐसे कर करके हमको आंसर को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा पैराग्राफ फॉर्म में। ठीक है। और मेन पॉइंट है ये, इस पॉइंट को मुद्दे नजर रखते हुए आपको आंसर बनाना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कि फाइन एग्रीगेट शुड पास थ्रू विच सीव, हमने देखा ना, फाइन एग्रीगेट शुड पास थ्रू विच सीव पॉइंट 4.75 mm सीव एंड शुड बी रिटेन्ड ऑन 0.075 mm सीव। हमने देखा अभी कुछ देर पहले फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का वैल्यू ये रहा। ये को फाइन एग्रीगेट पार्टिकल साइज बिटवीन 0.075 mm सीव और 4.75, मैंने इसमें रिटेन करना चाहिए 0.075, और पास किससे होना चाहिए? 4.75 से, है ना? सो ये रहा, मतलब 4.75 सबसे पहले ऊपर, उसके बाद 4.75 के नीचे जो नेक्स्ट सीप, उसके बाद फिर 1.18 एमएम सीप, फिर उसके बाद और एक नीचे नेक्स्ट सीप। तो ऐसे करके सीप को जब हम लोग अरेंज करेंगे और उसके बाद एग्रीगेट को यहाँ से पास करेंगे, तो 4.75 से रिटेन होते पास होते 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 0.075 में जाके रिटेन करो। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट अब देख लेते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइन एग्रीगेट आर देयर बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स के बेसिस में कैसे टाइप के हैं? नेचुरल, और फिर उसके बाद हो गया हमारा आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी जो कि वेदरिंग एब्रेशन से पेरेंट रॉक से मिलता है, आर्टिफिशियल यानी क्रस्ट स्टोन वगैरह,
है ना? फ्लाई ऐश से जो भी हम लोग का बाय प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल से मिलता है, उससे जो एग्रीगेट बनते हैं, वो हो गया। फाइन एग्रीगेट का ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स मतलब स्पेसिफिकेशन टाइप्स। ओके, हो गया सेमेस्टर क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही था। आप सबको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो बगल में बेल आइकन है इसको दबाइएगा, जिससे कि जब भी मेरा वीडियोस आए तो जल्द से जल्द आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और ये रहे मेरे कुछ रेफरेंसेस जिससे कि मैं अपना पीपीटी बनाती हूँ। थैंक यू डियर ऑल, एंड प्लीज डू वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।